जैसे मैंने आपको बताया इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये होता है ना, जैसे हमने दो वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु का जो मास है ना m1 है और एक वस्तु का मास क्या है m2 है, और जिनके बीच की दूरियां अगर हम मान लेते हैं r है, जिनके बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया r है, ठीक है। तो जब जिनके बीच की दूरी r है तो एक बात ध्यान रख लेना कि न्यूटन ने यह बताया था कि जब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला या दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो F होता है वो क्या होता है ना कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों, अब यहाँ पे देखो एक बात और भी ध्यान रखना ना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, m1 इंटू m2 हो गया। अब यहाँ पे ये चीज कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल और एक के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, किसके, इसके क्या होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। तो अब आप इसे लिख सकते हो कि इसको लिखोगे मिलाने पर, इनको अगर मिलाओगे ना तो ये F आपका लेफ्ट इज इक्वल, तो आप F लिखोगे इसे और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r², ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई में कितना r², ये न्यूटन होता है, चाहे इसमें अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपका रिपल्सन फोर्स हो, कोई फोर्स हो जिसका मात्रक क्या होता है न्यूटन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला आपको मिल गया, ये फॉर्मूला आपको मिल गया कौन सा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का क्या गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना हमें यह है कि न्यूटन ने क्या बताया था कि दो वस्तुओं के बीच, जैसे नहीं होता न्यूटन ने बताया गया था इसमें, चलो यहाँ पे लिख लेना, इसमें यहाँ पे होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में कितना r² होता है, ये आपका न्यूटन होता है, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, इसको नोट करो। हाँ चलिए इसमें देखते हैं कि कैपिटल जी का मात्रक तथा विमीय सूत्र। अब कैपिटल जी का जो मात्रक और विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे किसके सहारे, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कि कैपिटल जी का मात्रक तथा विमीय सूत्र में हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन में r²। मैंने आपको बताया था इसमें, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम। अब इसमें g जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, g को कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, ग्रेविटी कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, इसको हम लोग ग्रेविटी कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके सहारे, इसी फॉर्मूले के सहारे हम लोग जी का मात्रक भी निकालेंगे और विमीय भी निकालेंगे। मैंने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो F r² इक्वल टू जी m1 m2 ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे, अगर हम यहाँ पे g लिखेंगे तो F r² अपन में कितना m1 इंटू m2 होगा, ये तो हुआ कंफर्म। अब हमको पता है कि F एक प्रकार का बल है तो उसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, क्या होता है न्यूटन, तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक है। और r एक प्रकार की दूरी थी, जो मैंने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी होती है, उसको हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि दूरियों को हम लोग नापते हैं मीटर में, तो आप इसे लिख सकते हो मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक m1 एक प्रकार का मास है जो कि ऑब्जेक्ट का है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो किग्रा इंटू किग्रा, ऐसे लिखोगे।
ये हो गया जी। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर वाई में कितना केजी का स्क्वायर। ये हो गया जी का मात्रक, इन हुआ। अब जी का मात्रक हो गया तो अब जी का बीमा भी निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखोगे कि जी का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब बताओ जी का अगर विमीय सूत्र अगर हम लोगों को निकालना होगा तो डायरेक्टली आप क्या करोगे। अब देखो जब भी हमारा एमकेएस में अगर निकल जाएगा, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति नहीं होती है, एमकेएस पद्धति में अगर हम लोग इसको निकाल देंगे तो आसानी से आप इसका बीमा निकाल सकते हैं। जैसे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर वाई में कितना है केजी का स्क्वायर। आप इसे क्या लिखोगे 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में कितना मीटर स्क्वायर बाई में कितना केजी का स्क्वायर। तो ये आप हो जाएगा केजी से केजी क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसे, बाई में कितना होगा सेकेंड का स्क्वायर इंटू केजी, ये ना हुआ। तो केजी अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा केजी को आप लिख सकते हैं केजी पर इनवर्स, और सेकेंड पे क्या हो जाएगा सॉरी यम पर क्यूब हो गया, और सेकेंड पे क्या हो जाएगा -2। देख लो सही है ना। पहले से आपका कितना था यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करोगे कि अब इसका अगर हमको बीमा निकालना होगा तो बीमा को हमेशा हम लोग बिग और ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा यम इनवर्स मीटर एल -3 और टी पर कितना हो जाएगा -2। तो ये होगा इसका डायमेंशन। वहाँ पे क्यों -1 लिखेंगे यहाँ पे? जैसे आपको ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। अब पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत जो गति के समीकरण होते हैं वो 3 होते हैं, या 3 होंगे, या तो आप कई कंडीशन में से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अगर पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत जो गति के समीकरण होंगे, मान लेते हैं कि जैसे ये होगा पेन को अगर हम लोग गिराएंगे जैसे नीचे तो ये तो ग्रेविटी माने आप मतलब इस पेन को खींचेगी पृथ्वी, तो किसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे जो जी का मान लगता है ना इसमें, तो ध्यान रखना होगा हमें ये कि अगर हम इस वस्तु को छोड़ते हैं, जैसे हमने छोड़ दिया इसे, तो इसको आप कह सकते हो ना कि विरामावस्था से गिराया गया। आप इसे कहोगे कि विरामावस्था से क्या किया गया, इसे गिराया गया नीचे की तरफ। अगर विरामावस्था का नाम लेगा तो u का मान 0 होता है। मेरी बात को ध्यान देना इसमें, ठीक है। अगर विरामावस्था से गिराया जाएगा तो हम इसको u का मान 0 करेंगे। अगर किसी ऊंचाई पर जाता और वो बैक टू जैसे नहीं होता है फिर वापस लौट के आ जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका u का जो v का मान होता है वो 0 होता है, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं सिंपल कंडीशन ये बताऊं कि गति के समीकरण यहाँ पे देखिए v = u प्लस gt, ठीक है। और यहाँ पे होता है h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं v² = u² प्लस 2gh होता है। यहाँ तक आपके समीकरण जो देखने को मिल रहा है वो 3 मिल रहे हैं। अब हम इसको ध्यान देना होगा कि हम इस क्या क्या कहते हैं इसे, v = अंतिम वेग, ठीक है, u = प्रारंभिक वेग, h = ऊंचाई, t = समय, और g = गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 चीजें मिली आपको ये चीज मिला v u h t और g मिल गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि अगर इसमें देखिए 3 समीकरण बने हुए हैं तो तीनों समीकरण किस कंडीशन में होते हैं ये पता है। इसमें जो होता है ना, जो g हो रहा है वो बढ़ रहा है, g का मान बढ़ेगा कब, g का मान, ठीक है, g का मान बढ़ता हुआ किस कंडीशन में, वो भी कब तक बढ़ेगा
क्योंकि हमको ये पता है कि g का मान 9.8 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जब g का मान बढ़ता हुआ, कब बढ़ रहा है? कि जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से यदि हम लोग गिराते हैं नीचे की दिशा में, तो जब गिराएंगे तो g का मान बढ़ता हुआ आएगा। अरे उसका वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो सिंपली बढ़ते हुए आएगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक पृथ्वी से टकरा ना जाए। ये ना होता है। टकराने के बाद तो वस्तु भी वैसे भी होता है क्या, विरामावस्था में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब g का मान बढ़ता हुआ आएगा तो वहां पे ऊपर से गिराया जाता है तो u का मान 0 होता है उस कंडीशन में। तो पहले तो हम लोग ने ये बताया कि g का मान बढ़ता हुआ आएगा तो इस कंडीशन में ये समीकरण बनेगा आपका। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक आपका ये मिलेगा देखने को, ये तो आपके लिए पूरा समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या होता है कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को यदि हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ये होता है ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तब की कंडीशन में यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा इसमें, 1 मिनट में रेड पेन से लिख देना आपसे। यहाँ से लिखिएगा कि ऊपर से नीचे की दिशा में। ठीक है, तब के लिए ये कंडीशन था। अब ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो होगा वो होगा नीचे से, माने पृथ्वी के तल से हम ऊपर की दिशा में फेंकेंगे। अब यहाँ पे लिखोगे नीचे से ऊपर की दिशा में। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की दिशा में होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि g का मान प्लस में होता है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि g का मान क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि g का मान माइनस में कब होता है? जब नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, नीचे से क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं, तो g का मान, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कम होती चली जाती है ना, उसकी वेलोसिटी पर सेकेंड या तो आपका घटते हुए चला जाएगा। एक लास्ट समय एक ऐसा आता है जहाँ पे v का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, जिसके कारण वो फिर वापस लौट के चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन समझ में आया। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये मिलेगा देखने को, ये आपका पूरा ये समीकरण हो गया। ठीक है, अब आपको मैं दूसरा इसमें बता दे रहा हूं कि v इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है। ये कब होता है? ये तब होता है कि जब कोई वस्तु विरामा अवस्था से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, विरामा अवस्था से, विरामा अवस्था से गिराया जाता है। विरामावस्था से गिराया जाता है, तब कंडीशन में u का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखें, याद रखें u इज इक्वल टू 0। और जब u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा ये समीकरण बनेगा। ठीक है, u इज इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? लग जाएगा। ये तीनों समीकरण मैंने बता दिया इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए इसमें कैपिटल G तथा स्मॉल g में संबंध है, ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ठीक है, तो स्मॉल g तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि स्मॉल g को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और कैपिटल G को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। सिंपल है ना क्वेश्चन? तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बातें अगर करेंगे तो g, स्मॉल g और कैपिटल G का में संबंध हमको निकालना। ठीक है, अब जस्ट अगर बात कही जाए इसमें कि स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे ध्यान देना
जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 11 होता है, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हो, कितना लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर कितना केजी स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल जी का मान। तो देखिए कैपिटल जी का मान आपका निकाल दिया मैंने कि मतलब ये वैल्यू होती है, और ये भी आपका कितना है, जी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 के पावर ऑफ माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना होता है केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो कहीं चेंज होती नहीं है, ठीक है। जी की वैल्यू ऊपर नीचे आने पर घट सकती है, पर इसकी वैल्यू कभी नहीं घटती नहीं, सिंपली आपका एक ही जैसे होगा, 6.67 इंटू 10 के पावर ऑफ माइनस 11 होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, जैसे नहीं होता गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार हम लोग क्या करेंगे सर कि F इज इक्वल टू होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार, ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार हम क्या लिखेंगे इसे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन में कितना r स्क्वायर होता है। ये तो हो गया आपका न्यूटन, इन हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू नहीं होता इसमें, कि F इज इक्वल टू होता है आपका जी m1 m2 अपन में कितना r स्क्वायर होता है। ये तो क्लियर है इसमें। तो आपको सबसे पहले क्या करना क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है mg। अगर आप F इज इक्वल टू होता है mg, क्योंकि आपको ये पता होगा कि F इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, या मास इंटू नहीं होता है आपका एक्सेलरेशन, सिंपल ये नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे आपका पृथ्वी के अंतर्गत अगर कही जाएगी बात तो F इज इक्वल टू mg होता है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर कहीं भी रखी जाती है तो F इज इक्वल टू होता है mg ही रखता है। क्योंकि अगर 60 kg का अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसमें जी की वैल्यू कंटिन्यू लगी, इसको हम लोग कहते हैं वेट भी कह सकते हो। ये W बराबर भी होता है भार, यहाँ तक कंफर्म है ना। तो यहाँ पे हम अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे एक आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे एम ई या एम कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान रख लेना, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू जी m अपॉन में कितना r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो g इज इक्वल टू कितना होगा जी m अपॉन में कितना r स्क्वायर। तो रिलेशन बिटवीन इज ए ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका रिलेशन निकल गया, नोट करो।